रात को बैठा हुआ सिर्फ ये सोच रहा था कि हमारे मुल्क में तो पुलिस पकड़ के जेल में डालती है, हम वो बेवकूफ़ है जो खुद जेल और जेल भी ऐसी जेल है जो शायद 302 के कैदी की ही है, तन्हाई वाली जेल। पहला दिन तो वाकई बहुत सख्त तरीन दिन गुजरा, रात गुजरी और दिन भी बहुत सख्त गुजरा और मुझे इतना ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं था। आना पाना परवेज़ साहब कराते थे लेकिन वो इतना तफसील से नहीं होता था वो, और तैयार भी किया था, बताया भी था, या जिया तो मुझे ट्रेनिंग देती रही 1 हफ्ते 15 दिन तक, तो मुझे तो उसके बावजूद भी वहाँ जाके आगे थोड़ा सा आसान बाख्ता हो जाता है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आइंदा जो भी ग्रुप जाए उसको ज़हनी तौर पर थोड़ा सा तैयार करना चाहिए कि वहाँ होने क्या वाला और जी हाँ नहीं भागेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहला दिन तो 302 का कैदी था, सुबह फांसी थी मुझे। उसके बाद दूसरा दिन इतना थोड़ा बेहतर हालात हुए, कुछ मेमोरी दिमाग की चलनी शुरू हुई, थोड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा परवेज़ साहब क्योंकि मेरे पड़ोस में थे, बोलने की इजाज़त तो थी नहीं, हम खाने पे सिर्फ बोलते थे देखो वही कबाबी बंस रोड के कबाब होते थे, इसको ये इंजॉय करके खा लो। ये फिर डांट लगाते थे मेरी, जो बोलना नहीं। और एक वो वहाँ का मैनेजर जो साहब होते थे, क्योंकि मैंने देखा अभी आप लोग चिमटिया का तस्करा कर रहे थे, तो उसमें मैं भी ऐड करूँगा कि 3 चीज़ों पे चलता है वो धमा पूरा। एक टीचर हमारा वेरी बेस्ट में, मैनेजर हमारा वो भी वेरी बेस्ट, और चिमटिया हमारी वो भी वेरी बेस्ट। आप जरा सी खाने की चीज लेके पहुंचे कमरे में और वो कहाँ से पहुंची आप नहीं तस्वीर कर सकते। फिर झाड़ू देते रहे, सफाई करते रहे अपने कमरे की और ठीक ठाक करते रहे। तो खैर मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। दूसरे दिन थोड़ा बेहतर हालात हुए, तीसरे दिन और ज़रा यूज्ड टू हुए, आसानी हुई, खाना वाना ज़रा अच्छा लगने लगा। फिर हमेशा मैं क्योंकि दिल्ली वाला हूँ, मैं ये वहाँ बैठ के लंच खाने की टेबल पे सिर्फ ये सोचता था कि मैं बंस रोड के कौन से होटल में खाना खा रहा हूँ, तो सब मज़े का लगने लगा था। फिर लेकिन चौथे 5वें दिन के बाद ऐसा दिल लगने लग गया वहाँ पे कि वो घंटे का इंतज़ार रहता था, यार ये आज लेट क्यों हो गया, 1 मिनट ऊपर क्यों हो गया, हम जल्दी से वहाँ रूम में जाएं। और उससे पहले 4 दिन तक ये रहा कि वो मैनेजर बेचारा मेरे को नॉक करता था, बोले चलो, मैं उससे कहता था रुक जाओ, तो यार इशारा करता था, वो बाहर खड़ा रहता था, जाता नहीं हुआ, पीछे पड़ गया। मैंने आपको कहा ना 3 लोग, जो 5वें दिन मैंने जो हमारे टीचर थे वो भी हमारे बहुत, क्योंकि मैं तो ये आके कहता रहा हूँ कि मैं शायद सब में 100 आदमी जितने भी होंगे 100 उनका सबसे VIP पर्सन, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट पे मैं था। टीचर सिर्फ मुझे देखता था और मुझे ही अपने रूम में बुलाता था। सबको गलतफहमी होती है। और नहीं वो असल में मेरी तबीयत ख़राब का, क्योंकि वो मुश्ताक साहब ने उनसे बोला इनकी शुगर हाई हो, बस वो मेरी तो वक्ती आ गई। तो टीचर मेरी खैरियत के लिए मुझे बुलाता था कि भाई आपकी कैसी तबीयत है, रात को कभी बुला लिया, कभी कुछ हो गया, तो इस तरह वो मैनेजर के थ्रू बुलाता था। और मैनेजर तो जाता ही नहीं था, वो तो बाहर खड़ा रहता था, जब तक आप जाओगे नहीं मैं चलोगे नहीं मैं जाऊँगा। लेकिन चौथे दिन के बाद क्या होगा, फिर इंतज़ार होता था हॉल में जाने का, हॉल में भी दिल लगने लग गया था। फिर उन्होंने मेरे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटियाँ मेरे को मिली हुई थी, मुझे बेहतरीन किस्म की कुर्सी मिली हुई थी, सबसे चौड़ी, परवेज़ साहब से भी चौड़ी वो सॉरी मुश्ताक साहब से भी चौड़ी, और अपने वाहिद साहब से भी चौड़ी मिली थी। तो मैंने को जलाता भी था, देखो मैं VIP कुर्सी में हूँ। कुशन वुशन भी बहुत सारे मुझे दिए उन्होंने। और मेरा ख्याल है हर एक दिन के बाद जो है ना वो टीचर जो है बुला के खैरियत पूछता था मुझे 1 to 1, और अपने रूम में बुलाता था। और आपको वो सुनने में सही लगा? हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि मैंने हिंदी ली थी, तो ट्रांसलेट की मुझे लगा दिया करते थे माइक, तो मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब बहुत ही इंजॉय करता था। आखिरी दिन ये था कि यार आज ये ख़त्म क्यों हो गया, 2-4 दिन और आगे बढ़ जाए तो कितना मज़ा आया। एक दिन मैंने देखा, कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा ये झाड़ू किसी के हाथ से छीन रहे हैं और तो झाड़ू लगाने के लिए बहुत दूसरे ब्लॉक में जाकर नहीं, ये भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरे बराबर में एक थाई था, बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, अब बोल तो सकते नहीं थे और कुछ थोड़े सा अंदर से तो उसकी मेरा झगड़ा रहता था
वो झाड़ू सामने पड़ी होती थी, हम दोनों रेस लगाते थे कौन पकड़ेगा झाड़ू को, और फिर वो सफाई करते थे कि किस तरह, और उससे बोलते नहीं थे, हम बात नहीं करते थे, ना वो बोलता था ना मैं बोलता था, लेकिन हम इस तरह की हमारा रहता था और बहुत मज़े का रहा उसके साथ, टाइम बहुत अच्छा गुजरा। तो ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि जो लोग भी जाते हैं, मैं आपसे भी कहूँगा सर, आप थोड़ा सा उन्हें ज़हनी तौर पे तैयार करें कि मेरी तरह ना हो कि वो सुबह ये सोच रहा हो कि भागे कहाँ से और किधर से निकले और क्या तरीका कार अपनाएं, और ये मेरा ख्याल है शायद आप लोग के साथ भी फर्स्ट डे ये होता होगा, पहली दफा ये होगा। मगर ये है कि अब तो यहाँ पर फैसिलिटी के ग्रुप्स जा रहे हैं। जब हम लोग शुरू कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे को भी नहीं जानते थे, खुद अकेले गए, खुद मालूमात थी सारी। पर मैं कहता जब भी आप जाएं, आपकी ये चेंज कितना भी आप प्रिपेयर हो, आपको वक्त लगेगा, वो 1 2 3 दिन नहीं, एकदम से जो शौक लगता है ना कि यार आप बिल्कुल कहाँ या अंधेरी कोठरी में आ गए यार, जेल में भी फैसिलिटी होती है 2-4 से बात कर सकता है आदमी, ये तो वो फैसिलिटी भी नहीं, कार कोठरी की सजा है। तो अनवर फिजा आप भी बताएं ना अपना क्या एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस बताइए। खाना जिंदानी साहब ने कहा था अच्छा मिलता है, तो वो अच्छा था, आपको मगर कंसोर्ट का उसके मजा अलावा नहीं जो आता? कुछ मिला वो मैंने जिंदानी साहब से कहा कि आपने ये नहीं बताया था कि पैकेज में क्या क्या है पूरा। She is a good meditator already. She did. ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, एक फिजा से जब भी बात होती थी प्रोग्राम के बाद, तो ये कहती थी अमेजिंग अमेजिंग, दैट वाज द वन वर्ड यू वर यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। हाँ, आप याद करके 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 बड़ा पछताती थी कि व्हाई यू हैव कम बैक फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। Yes, very much so. One feels like staying back and just continuing with the journey. It is more of a journey than a process actually. So to disengage at such a level when everything is opening before you becomes a little like taking a candy away from a child. You don't want to that's the time when you want to go to. And so वो एक feeling develop हुई थी, मगर again clinging का फिर वो ख्याल आया कि नहीं, it's better to go with the flow. If this is how it is, it should be like that, and to come back and reconnect. अच्छा, मैंने रुझान साहब मैंने 7 मरतबा ये किया है ना, मुझसे सीनियर ऑफ कोर्स बैठे हुए हैं भाई करीम साहब नहीं सीनियर नहीं, भाई साहब आप हमेशा सीनियर ही रहेंगे। अच्छा, लोग पूछते हैं कि भाई ये आप फिर एडवांस कोर्स करने के लिए जाते हैं, क्या करने जाते हैं आप जी? आप 7 मरतबा गए तो क्या किया, एडवांस कहाँ तक पहुँचे? मैं उनको कहूँगा कि कहता हूँ कि भाई वही चीज़ है, दोबारा रिपीट होती है, लेकिन इसमें ये है कि एवरी टाइम वन एक्सपीरियंसेस something different and something new has happened to you Yes. out of your life. Yes. और बाज़ दफ़ा तो बहुत ही डीप आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं which are invaluable. For example, this time I experienced that a block of energy that was blocked, it just got released. So मैंने कहा यार ये तो worth है फिर, worth the expense and worth the time and worth the difficulties. Of course आप पूरे जो 9 दिन है 10 दिन है उसमें तड़पते ज़रूर हैं. I mean you do go through anguish, you go through unpleasantness, and जैसे गोविंद जी कहते हैं कि उसको वेलकम करो. तो if we avoid and we are looking for pleasantries, then I think we will miss this chance of getting rid of those blocks of blockages that come in your way. मैंने ये देखा जो इस कोर्स में कि वाहिद करीम साहब जो है ना, जब जिस तरह से ये आए थे और शुरू हुआ था और जिस तरह से कोर्स के बाद ये फील कर रहे थे,
तो ये इन्होंने एक छोटे से गाने से उसकी अपनी फीलिंग का बड़ा अच्छी तरह से किया। ये सब बनाएंगे। वो खुद ही सुनाएंगे आपको तरन्नुम के साथ। वाह। मैं गाने के बोल बता देता हूँ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वाह। आपको पता है मैं 2 साल से काफ़ी बीमार रहा, आपके सब लोगों के सामने वेट लॉस हुआ, कुछ पर तकलीफें हुई, कोई दवा असर नहीं कर रही, दिन डॉक्टर के पास गया कुछ नहीं हो रहा। तो फिर घर वालों ने कहा कि घर से निकलो, 2 साल हो गए। 2 साल पहले अनिल साहब के साथ ही में गया था मेडिटेशन, उसी जगह ही काम करना। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं कहा मैं कर नहीं सकूँगा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो फिर बीच में ये फूड पॉइजन हो गया। जब मैं वहाँ गया तो एनर्जी लेवल बढ़ गया, जैसे जैसे टाइम पास होता गया एनर्जी लेवल बढ़ता गया, खुशी भी बढ़ती रही और आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल। तब मैंने ये ज़्यादा गाने ये सुना थे तो मैंने ये गाना सुना था। कौन सा था वो? आज फिर जीने की तमन्ना है। आज फिर मरने तरन्नुम के साथ। मैं इनसे यही पूछा था किस पे मरने। हमने तो इनका नया पार्टनर जो है वो भी ढूंढ लिया। अच्छा, चावला एंड रिजल्ट है ना, आप लोग सब नए काम करके एंड रिजल्ट ये है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे वहाँ तुर्की के भी थे, थाई भी थे, सब आप लोगों ने नोटिस किया हो कि हमारे बिछड़े हुए भाई बहन मिल गए। लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन जो डेवलप आप करके आए ना, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर टू यू, बेस्ट गिफ्ट ऑफ धम्मा टू यू। आपको वो नफरत के चश्मे उतर गए, सबसे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। सही बात है। True. लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड रिजल्ट आप मुझे हमेशा कहते लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन, लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन। ये जैसे वाहिद करीम साहब ने बताया कि ये हमने देखा कि ये एक जो हमारा ग्रुप था इसमें 100 लोग थे, 30 मेल थे और 70 फीमेल थे। But this was a really different group than we have experienced in the past. कि ये truly इंटरनेशनल ग्रुप था। इसमें यूएसए से लोग आए थे, यूके से लोग आए थे, रशिया से आए थे, टर्की से आए थे, जर्मनी, इटली से आए थे, जर्मनी से, फ्रांस से आए थे, जर्मनी से आए थे, एंड थाईलैंड से, ऑफ कोर्स थाईलैंड से, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान से आए थे। और पाकिस्तान के ग्रुप सबसे बड़ा पाकिस्तान I said it loudly हमारा पाकिस्तान का ग्रुप सबसे बड़ा है। तो क्या समझते हो यार, we were so impressed, we were impressed कि पाकिस्तानी we were 7-8 people, 8 people और हमारा ग्रुप और दुनिया भर के मुल्कों से बड़ा। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से एक साहब थे, एक लड़का था, एक लड़का था, very pleasant person, very helpful very nice guy, and very large hearted person. सागर। सागर वो इंडिया से नहीं आया था। वो रहता वहीं था। San Francisco था वो लोग But he lived in, he came from America. ये अनवर साहब, अनवर चावला साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप वहाँ से वापस आने के बाद अपने अंदर क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि वहाँ पे जो असल चीज़ दिखी वो अपने आप को देखा, वो अपने आप से मिले, अपने आप से मुलाकात करने का मौका मिला जो कि आज तक नहीं मिला था हमें। और चेंज ये कि हर कदम पे एहसास होता है कि मैं वहाँ से होके आया हूँ, कैसे लोग थे, जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि बहन भाई और जैसे बिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा अजीब व गरीब मंजर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, देखने को मिला। तो दिल ख्वाहिश ये करती है कि वो यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे अब ये बातें सुन रहा था कि यहाँ आप लोग आते हैं बैठते हैं, मुझे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पता चला। मैं तो ये चाहूँगा कि हर हफ्ते होना चाहिए ऐसा, ताकि हम लोग वो उसको रिपीट करते रहें और हम याद करते रहें, भूले नहीं वो सारे सबक जो हम सीख के आए हैं 10 दिन के, वो हमें याद रहने चाहिए सारे सबक। वो भी तो बताएं जो आप जब मेरे पास से गुजरते थे तो ये कहते थे जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, क्या से क्या हो गया। मुझे कहते थे 3 दिन बाकी है। मैंने सबसे ज़्यादा डांट सुनी है सबसे
परवेज साहब से इंतहा से ज़्यादा गार्ड, क्योंकि मैं इनको छेड़ता रहता, ये मेरे पड़ोस में थे। अब मैं समझ में कुछ नहीं आता था, मैं शुरू में वैसे ही आवाज़ बात। अब फिर एक हादसा भी हो गया था वहाँ पे कि वो शायद आप लोग को बताया था ना मैंने, कि मैनेजर पासपोर्ट के साथ मुझे बाहर ले गया था, तो वो हादसा भी एक ऐसा पेश आया, आप लोग से शेयर करता हूँ। हाँ बताओ। तो वो हादसा ये हुआ कि मुश्ताक साहब ने टीचर को कहा कि इनको शुगर हाई हो गई। टीचर ने वो 12:30 बजे का टाइम था उसके पास, वो हम लोग रूम में आ गए, तो उसके बाद वो मैनेजर आया। मैनेजर, अच्छा मैं पान खाना छोड़ दिया, मैं बेइंतहा पान खाने वाला आदमी था, 45 साल बाद मैंने पान खाना छोड़ा। तो वो थोड़ा सा पान परात का वो मैं खाता था सर, और वो भी पहले चींटियों को डाला मैंने कि चींटियाँ इस पे आती है कि नहीं आती, लेकिन चींटियाँ भाग जाती थी उससे। हाँ श्योर चींटियाँ उससे भाग जाती थी। एक निमको रखा हुआ था मैंने छत के ऊपर टांगा हुआ था, मेरे पीछे पीछे लेके फिरते थे कि ये रख ले अपने कमरे में, तुम रखो। पर मैं तो मना कर रही थी कुछ मत लेके। जी यार खास नहीं यार, वो पैक था। मैंने कहा यार कभी भूख लगी मरने से बेहतर है कुछ ना कुछ खा लें। चींटियों का खतरनाक हमले सुन के और देख के, मेरे बराबर वाला जो थाई था उसके कमरे में हमला हुआ, मेरे पास नहीं हुआ, लेकिन मैंने पड़ोसी के देख के अक्ल पकड़ ली, कोई खाने की चीज़ नहीं खोली। हाँ वो जो पान परात में खाता था वो थोड़ा सा डाला मैंने, और इंतज़ार किया कि चींटी आ रही है नहीं आ रही, वो लेकिन वो दूर दूर से चली। तो मैंने कहा ये वाकई गंदी चीज़ है, चींटियाँ भी निकालता। पासपोर्ट का क्या हुआ फिर? पासपोर्ट का ये हुआ कि वो मुस्ताक साहब ने जब कहा टीचर को, तो मैनेजर आ गया रूम में, कहने अपना पासपोर्ट। अब मैंने पहले तो मुंह साफ किया, दरवाजा नहीं खोलते थे जब तक मुंह धो के, बेसन में मुंह धो के, फिर बेसन भी धो के, फिर मैं गेट खोलता था। खैर मैं गया उसके पास, मैनेजर बहुत ज़बरदस्त आदमी, हम वैसे तो उसे लालू प्रसाद कहता था, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान था, और मुझे सबसे ज़्यादा तंग करता था क्योंकि उसको हर दफ़ा बेचारे को आना पड़ता था। तो वो आया और मुझसे रूम में खटखटाया, मैं जल्दी से मुँह धो साफ करके उसके पास गया, और उसने कोई बात नहीं की, मुझसे कहा पासपोर्ट। अब मैंने कहा यार ये पासपोर्ट क्यों मांग रहा है, मैंने कुछ भी कर लिया यार, मैं सोच सकता पाकिस्तान से कोई ऐसी वैसी खबर आ गई हो, मुझे डिपोर्ट कर रहे हो, ये काम करो क्या करो, अल्लाह जाने क्या मेरे साथ होने वाला है। तो मैं पासपोर्ट निकाल के उसके हाथ में दे दिया, मेरे बैग में पड़ा था, मैंने निकाल के उसको जो पासपोर्ट दिया, तो उसने बोला नहीं पासपोर्ट नहीं, ये फिर इशारा किया जेब में रखो और मेरे साथ चलो। अब मैं पक्का हो गया, मुझे निकाला जा रहा है यहाँ से। शायद तीसरे दिन का बात, मेरी भी तीसरे दिन का वाक़ है कि शायद मुझे निकाला जा रहा है, बस वो उसके साथ में पीछे पीछे चलने लगा। फिर दिल में वसवसे तो बहुत आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान से खुदा ना खासा कैसी खबर ना आई जिसकी वजह से मुझे उन्होंने बुलाया। तो मैंने उसके कंधे पे से हाथ रखा कि भाई मेरे को सामान तो लेने दे यार, अपना लगेज तो लेना दो। तो जब मैंने हाथ रखा तो वो तो हाथ भगोला हो गया, गुस्सा आ गया बहुत, डोंट टच मी, हाथ लगाना मना, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन भारत मैंने उस कंधे पे हाथ रखा तो वो तो नाराज़ हो गया। तो मुझे धारस हुई कि यार कोई गलत खबर होती तो हमदर्दी के पहलू से ले जाता है, इतना गुस्से से नहीं ले जाता मुझे। तो फिर अब वो हदूद भी क्रॉस करके जहाँ लिखा है कि यहाँ से हदूद नहीं क्रॉस कर सकते, उसको हदूद भी क्रॉस करके आगे ले गया। और मैं रास्ते भर उसको बोलता कि भाई मुझे लगेज लेने दे, मेरा सामान तो लेने दे यार, क्यों निकाला। फिर वो आगे गया, नीचे जाके उनका ऑफिस था और वो एक खातून आई वहाँ पे, लड़की आई, खातून आई, आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट देखा। फिर मुझे देख के बड़े ज़ोर से हंसी हुई और फिर वापस कर दिया पासपोर्ट, और फिर अंदर चली गई। वो अंदर जा कर फिर वापस आई और वापस आके कर लगी गाड़ी में बैठे। अब मैं मुझे तो पक्का हो गया, मैंने उनसे कहा लगेज तो लूँ मैं, उन्होंने कहनी गाड़ी में बैठे। हम गाड़ी में वीको गाड़ी थी, मैं अगली सीट पे बैठ गया जाकर के। तो पीछे से वो फिर मैनेजर लालू जी आए मेरे पास, हाथ पकड़ के बाहर निकाला, बोले पीछे बैठो। बोले पकड़ के मुझे पीछे बिठा दिया, बोले यहाँ बैठो, तुम आगे नहीं बैठो। आगे वो खुद बैठ गया। वो जो खातून थी बैठी आगे, आगे जाके जब वो चलने लगी, स्टार्ट किया, उन्होंने थोड़ा सा 1-2 कदम चली तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब मुझे लगेज लेने दो।
मैं श्योर हो गया कि मुझे निकाला जाएगा, मुझे कोई भी अब शक व शुबे की बात नहीं रही कि मुझे निकाला जाएगा। तो फिर उसने कहा कि तुम शुगर टेस्ट करने के लिए लिया। तो फिर मैंने उसको समझाया कि भाई मेरे पास शुगर की ग्लूकोमीटर मेरे पास है, मेरे रूम में है, मैं खुद टेस्ट कर सकता हूँ। अब वो नहीं तो चलो हॉस्पिटल ले जाना। तो मैं अच्छा, मुझे डर जो था वो शुगर का तो इतना था नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ये मेरा पैदाइशी हाई है, मतलब इसमें कोई घबराने की बात नहीं। 160 रहता ही है मेरा हमेशा से, जब से बचपन से मैंने ये देखा। तो वो मुझे पता था कि इसने ब्लड प्रेशर चेक करके मुझे एडमिट कर लिया था। और जब मेरा दिल लगने लग गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं जाना नहीं चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया कि मेरे पास मशीन है, इतनी बड़ी मशीन है, चेक करके उंगली डालते ब्लड निकाल। अब तो वो समझ नहीं रही थी कि मशीन क्या होती है, कैसे चेक करते। फिर वो लालू जी हमारे काम आए, उन्होंने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ साथ इसके वापस। तो फिर वो उन्होंने गाड़ी से उतारा मुझे। अच्छा, गए नहीं डॉक्टर? नहीं, वो रास्ते में उतारा, फिर वो लालू जी के साथ वापस आया। फिर वो मेरे रूम के बाहर खड़ा रहा। अब मैं सोचो ये क्यों खड़ा हुआ है, तो फिर उससे बोला चेक करो मेरे सामने, वो निकालो इतनी बड़ी मशीन, उसमें चेक करो, मैं कॉल करूँगा वहाँ पे। वो वेट कर रही है वहाँ पे। उन्होंने आपस में थाई ज़बान में ये बात की होगी। तो फिर आया, मैंने वो ग्लूकोमीटर निकाल करके चेक किया। अब मैंने उससे कहा इसे चेक करो, तो घूर के देख रहा तीसरी डब्बी में चेक कर, इतनी बड़ी मशीन बता के आ गया वो। तीसरी मशीन में निकाल के मैंने चेक करके किया, तो उसको दिखाया, तो उसको समझ में नहीं आ रहे थे वर्ड्स वगैरह। तो फिर मैंने उसको बोला ओके डन, ओके सही हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये देखो इसको बता दो जा करके। तो फिर वो इस तरह मेरी जान छुट्टी फिर हो गया होगा, जाके बताया होगा। तो उसके बाद जो है वो शाम को फिर टीचर ने बुलाया, मैंने कहा फिर कम वक्त आया। अच्छा, वो टीचर बुलाता था हॉल में, तो टीचर ने, वो मैनेजर आया, वो टीचर बुला रहे। अब वो अकेला, अब मैं जाता था मुश्ताक साहब पीछे पीछे, आगे नहीं जाता था कि इनको साथ लेके जाता था। वो मुश्ताक साहब अपने रूम में, और वो मुझे अकेला अपने, हमारे से करीब उसका रूम था, वहाँ बुलाया। वहाँ बुला के 1 मिनट के लिए बस बात की कि आप ठीक हो, शुगर सही है? हाँ सही है, बिल्कुल ठीक हो, फर्क है, ठीक है। लेकिन वो मुसलसल मुझे वॉच पे रहा। मुझे दिली तौर पर खुशी है कि बेशक वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत है वहाँ पे। सही बात है। इतनी मोहब्बत है, जैसे अभी बता रहे थे ना कि जैसे होता है बिछड़े हुए मिल गए, अनकंडीशनल। और वाकई ये कंडीशन होती है। जैसे 10 दिन के बाद दिल करता है कि यार अब ये खत्म क्यों हो गया, घर में बहुत चलता था, अच्छा लग रहा है। आप कोई सवाल कर रहे हैं? अच्छा, तो चेंज क्या महसूस कर रहे हैं आप अपने अंदर अब वहाँ से आने के बाद? अगर 2 लाइनों में बताएं। थोड़ा सा कूल डाउन बहुत हो गया हूँ, गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा। और हमेशा कोशिश करता हूँ कि किसी से भी हंस के बात करूँ, या हंसी टेंशन की बात ना करूँ किसी से, या और कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन की बात, कोई गुस्से की बातें न की जाए। हंसी मजाक की बातों में ज़्यादा दिल लगता है कि मैं इस तरह करूँ बातें। जैसे आपने देखा होगा मैंने सारी, अच्छा ये सारा सीरियस मैटर, मैं पूरा पसीने से तर था जब वो लेके जा रहा था मुझे। ये तो मैंने कॉमेडी बना दी उसको, लेकिन हकीकत बात ये कि उसको बहुत ही तकलीफ में था, सही, बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। तो उसको सबको ज़रा अच्छे तरीके से पेश करें ताकि सामने वाले भी कंफर्ट महसूस करें, बेहतर महसूस करें। अच्छा, मैं असिस्टेंट टीचर था ना लास्ट कोर्स में, तो वो मुझे रात को नाम देते थे, कल इनको 12 बजे मीटिंग में मेरे पास बुलाना है, और कहते थे इनको अभी नहीं बोलना, आपने आधा घंटा पहले बोलना है, क्योंकि अगर आप अभी से बोल दोगे ना इनकी नींदें उड़ जाएंगी और ये परेशान हो जाएंगे कि मैंने क्या क्राइम कर लिया, क्या जुर्म कर लिया, क्या मुझसे गुनाह हो गया। तो आप आधे घंटे पहले बोलना ताकि उस वक्त ही ये परेशान हो और ज़्यादा लंबा परेशानी का पीरियड ना हो। तो ये भी इनकी एक स्ट्रेटजी है। थैंक यू, थैंक यू।